तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, बोर्ड और कंपटीशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है और बोर्ड में भी बहुत बार रिपीटेडली। ये लगा लो कि एक साल गैप होता है, फिर एक साल गैप, फिर और कई बार तो कंटिन्यू 2 इयर्स के अंदर फ्लक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अब देखो बेटा, अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फिर हमने अलग अलग क्वांटिटीज़ पढ़ी, हमने डायपोल भी पढ़ा, डायपोल की एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड भी निकाल लिया। तो हमने ये तो पढ़ लिया भी चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ स्पेस है, वो जो प्रॉपर्टी थी उसको फील्ड बोलते थे। अब फील्ड से रिलेटेड एक टर्म और आती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले एक क्वांटिटी और आपको पढ़नी पड़ेगी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको अभी, वो है एरिया वेक्टर। क्या है बेटा? एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर तुम कहोगे सर हम तो 11th क्लास पढ़ के आए हुए हैं और वहां तो एरिया स्केलर होता है, आपने तो वेक्टर लिख दिया, गलत है ये। एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है। बट यहां पर जो हम एक टर्म पढ़ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं हम बेटा एरिया वेक्टर, है ना, उसको बोलेंगे हम एरिया वेक्टर। अब अगर वेक्टर बोला है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, है ना, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो एरिया वेक्टर की अगर डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या है? इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस एंड डायरेक्शन perpendicular to the surface। तो देखो बेटा, एरिया वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? कोई भी सरफेस है, जैसे मान लो ये बोर्ड एक सरफेस है, इसका सरफेस एरिया ले लो, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। वो डायरेक्शन क्या होगी? जो भी सरफेस आपने लिया है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो उसकी डायरेक्शन होगी। थोड़ा सा हम समझते हैं ग्राफ से। अब देखो, मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये जेड एक्सिस ले लिया, है ना, और इसमें एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। 11th क्लास सब पढ़ के आए हुए हैं बहुत अच्छे से, और इसका नाम दे दिया बेटा मैंने ABCO। ये लेंथ मैंने मान ली L और इसकी ब्रेड्थ मान ली मैंने B। ठीक है, तो मैंने एक 8th क्लास के बच्चे से क्वेश्चन पूछ लूँ अगर मैं कि भाई एरिया क्या होगा इसका, तो क्या बताएगा बेटा वो? सर इसका एरिया होगा L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और अगर मैं कह देता कि भाई ये साइड्स इक्वल हैं, साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, तो क्या होता? A²। ठीक है जी। अब मान लो 11th क्लास के बच्चे से पूछे भाई इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसका एरिया निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? वो कहेगा सर इसका क्या कर दो? क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, है ना। वेक्टर में पढ़ा है ना आप लोगों ने कि कभी भी हम जब एरिया निकालते थे वेक्टर के अंदर तो क्या करते थे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो जी, यानी कि AB क्रॉस BC, आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया, है ना। तो वहां हमने वेक्टर प्रोडक्ट किया था, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? वेक्टर होता है कि नहीं होता है? तो एरिया क्या है? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर देखो, वैसे एरिया स्केलर होता है जो हम लेते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस के अंदर जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स,
उसमें एरिया को हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो जब एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे होगा, तो ऐसे होगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर एरिया वहाँ तो स्केलर था अब यहाँ वेक्टर हो गया, तो वेक्टर को स्पेशल टर्म में की जाती है। तो कैसे होगा ये भी देखो। अब मान लो ए निकाला मैंने कहा ए बी क्रॉस बी सी, तो ए बी क्रॉस बी सी यानी कि ए बी कितना है एल, इसको हम ए भी लिखते थे ना, ए क्रॉस बी को क्या लिखते थे बेटा, ए बी साइन थीटा। तो ए कितना है एल, बी कितना है बी, और एंगल दोनों के बीच में कितना है बेटा 90, तो साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा L इंटू बी। ये आ गया हमारे पास एरिया। यहाँ भी वही आया था, यहाँ भी वही आया है, बट ये मैग्नीट्यूड आया है ना। तो व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो याद करो डायरेक्शन कैसे निकालते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालते थे कि राइट हैंड स्क्रू रूल, है ना, ऐसे करते थे भी। अगर L को B से करना तो L से B की तरफ घूमते थे, B को L से करना तो B से L की तरफ। ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा हो तो मेरा वेक्टर वाला टॉपिक जाके आप देख लेना, उसमें आपको ये मिल भी जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो बेटा आप देखते हैं इसको कि यहाँ डायरेक्शन क्या होगी। अब एक बात मैंने देखो 11th क्लास में बताई थी आप लोगों को, क्या कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मान लो मेरे पास एक टर्म है ए, है ना, और दूसरी है बी, यानी कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो रिजल्ट जो होगा वो मान लो वेक्टर सी हो गया। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आया सी, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये बड़ा ध्यान से ये जो है सुन लेना इस बात को, कि जो सी है वेक्टर सी, जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट था वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ क्या निकाला हमने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, किसके इक्वल आया, एरिया के, यही वेक्टर है ना। तो ये जो एरिया वेक्टर आएगा ये एल और बी दोनों के ही क्या आएगा परपेंडिकुलर, यानी कुल मिला के हम कहेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना। तो इसको पोज करो, नोट कर लो। तो ध्यान करना बेटा, इसमें एरिया वेक्टर क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड तो है ही है और डायरेक्शन का होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक एग्जांपल लूँ यहाँ दोबारा से मैं, ये जो बोर्ड का एग्जांपल लिया मैंने, ये बोर्ड है, इस बोर्ड का अगर मैं एरिया वेक्टर कहूँगा तो कहाँ होगा बताओ, ये आपकी तरफ होगा, है ना, इसके परपेंडिकुलर। मेरा ये हाथ है, ये हाथ का ये सरफेस है ना। अब इस सरफेस में अगर मैं एरिया वेक्टर निकालना चाहता हूँ तो एरिया तो ये हो गया, डायरेक्शन कहाँ होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर कहाँ होगा ऊपर। अगर नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर निकालूंगा कहाँ होगा नीचे। हाथ ऐसे कर दूं, अब इस तरफ, इधर वाले का इस तरफ, है ना। तो ये होगा डायरेक्शन एरिया वेक्टर का। अब एक दो और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, थोड़ा और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब एरिया वेक्टर में ही अगर मैं एक ऐसा सरफेस ले लूँ, देखो एक्स वाई जेड, और मैंने ये सरफेस ले लिया, ये मैंने इसको फिल कर दिया जी ओ ए बी सी, इसकी लेंथ है ए और ब्रेड्थ भी है ए। बताओ भी मुझे इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर यानी कि ए, एरिया वेक्टर अभी बताया था। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एरिया स्क्वायर है ना, तो ए इंटू ए स्क्वायर। अब डायरेक्शन कहाँ होगी, तो डायरेक्शन मैंने क्या कहा था परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये देखो ये इस तरह से है, इस तरह से तो रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर या तो इसके ऊपर होगा, यानी कि या तो वाई एक्सिस में होगा या कहाँ होगा नेगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है।
तो अगर ऊपर लोगे तो क्या लेंगे, वाई। वाई के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है बेटा, जे कैप, है ना। और नीचे अगर लेते तो क्या होता, ए स्क्वायर माइनस जे कैप, ठीक है। ए स्क्वायर जे कैप, ए स्क्वायर माइनस जे कैप। देखो ये इस तरह से है, अगर ऊपर वाला सरफेस लोगे तो जे और नीचे वाला लेंगे तो माइनस जे। इस केस में एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब मैंने यहां एक ऐसे रिंग कंसीडर कर ली, रिंग नहीं सॉरी, मान लो स्फीयर एक तरह का, ये स्फीयर है भाई, ठीक है, जिसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर। तो मुझे बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। तो अगेन एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ होगी, तो स्फीयर है या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, है ना, ऊपर नीचे भी ले सकते हैं हम। बट जहां एरिया वेक्टर निकालना, मान लो इधर निकालना और इधर निकालना है, तो इधर कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इधर कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आई कैप, और इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप, है ना। इधर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आई कैप, और इधर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। मेरे ख्याल से आपको एरिया वेक्टर का कंसेप्ट अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका जो यूज़ है वो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है बेटा, इसको पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब बेटा अभी तक मैंने जो ये सरफेस कराया तुमको, ये 2D सरफेस था एरिया वेक्टर। अगर मान लो एरिया वेक्टर फॉर 3D सरफेस आ जाए, एरिया वेक्टर फॉर 3D सरफेस, तो वो कैसे होगा। 3D सरफेस कैसे, 3D सरफेस यानी कि जैसे जस्ट लाइक ए क्यूब मैं कंसीडर कर लूँ, ये क्यूब बना दिया मैंने, क्यूब 3D होता है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब मान लो ये मैंने 3D सरफेस बना दिया, यहाँ कितने एरिया वेक्टर हो सकते हैं, देखो ये ऊपर वाला हो सकता है, फिर ये हो सकता है, ये नीचे नीचे का हो सकता है, 6 सरफेस है ना इसके, और ये वाला भी हो सकता है, 1 2 3 4 तो मैंने बताया, फिर एक बिल्कुल सामने का है, एक इसके पीछे का है। तो मान लो जब मैं यहाँ 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 एरिया वेक्टर लूंगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस तरफ, एन कैप लिख देते हैं आउटवर्ड। इसकी कहाँ होगी, इस तरफ, इसकी कहाँ होगी, इस तरफ, इसकी कहाँ होगी, इस तरफ। और जो ये सामने वाला है इसकी कहाँ होगी, बिल्कुल बाहर की तरफ, और जो पीछे वाला उसकी कहाँ होगी, पीछे की तरफ। तो क्यूब को कंसीडर करोगे तो 6 डायरेक्शन में एरिया वेक्टर निकल सकता है। तो डिपेंड करता है कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमने जब चेक करेंगे, जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के साथ लेते हैं, तो कौन सा एरिया वेक्टर लेना है ना। तो इससे क्या समझ में आया बेटा कि अगर 3D सरफेस है तो जरूरी नहीं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स है, वो डिपेंड करेगा कि आप सरफेस कौन सा ले रहे हो। जो सरफेस लोगे उसी के आप परपेंडिकुलर या एरिया वेक्टर लोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो इसी तरह एक 3D सरफेस होता है आपका सिलेंडर, है ना, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर में अब ये 3D सरफेस अगर लेंगे तो देखो ये एक सरफेस हो गया, इसका एक सरफेस ये हो गया, और एक सरफेस ये एक्सिस बना दी मैंने, ये कर्व सरफेस हो गया, है ना। तो अगर मैं यहाँ एरिया वेक्टर लूंगा तो ऊपर की तरफ, यहाँ एरिया वेक्टर लूंगा नीचे की तरफ। कर्व सरफेस है, अगर यहाँ लूंगा तो इस तरफ और यहाँ लूंगा तो इस तरफ, जस्ट लाइक दिस मार्कर। ये मार्कर भी सिलेंड्रिकल है, ऊपर लूंगा तो ऊपर एरिया वेक्टर, नीचे लूंगा तो नीचे, यहाँ लूंगा तो यहाँ और उधर लूंगा तो उधर। ये सारा क्या आएगा कंसेप्ट आपका एरिया वेक्टर का। तो आई थिंक ये एरिया वेक्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो अब आप तैयार हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हम समझते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू
सरफेस एरिया इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, या हम कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस एरिया इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, है ना? वहां पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती हैं। और एक चीज ये भी पढ़ी थी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इकट्ठी होंगी फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी कम होगी फील्ड उतना वीक होता है। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी ऐसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली ये है कि ये सरफेस है, इससे कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, बस। एक छोटी सी बात और इसमें ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो छोटी मगर है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना डेफिनेशन का बिल्कुल मतलब उलट पुलट हो जाता है। क्या है वो ये है कि डायरेक्शन क्या है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेनी है जो एरिया के परपेंडिकुलर हो, यानी चीरता हुआ निकले। अब जैसे एक एग्जांपल समझते, देखो ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, इस सरफेस से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर दी। इस तरह से सरफेस ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये एक सरफेस ले लिया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर दी मैंने, ये लो जी 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर दी। ऐसा एक सरफेस यहां ले लिया, यहां से मैंने थोड़ी सी ज्यादा पास कर दी। अब ध्यान ये रहे कि मैंने जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। मैं कह रहा हूं दोनों सरफेस का एरिया बराबर है, तो फ्लक्स किसका ज्यादा होगा? तो बेटा डेफिनेशन में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया, है ना, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है अभी बताया मैंने, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? जो भी सरफेस लोगे उसके परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस तरफ। इसका भी एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसी तरफ। तो एक ही डायरेक्शन में है, तो कहाँ ज़्यादा फील्ड लाइंस है? यहाँ। फ्लक्स कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पहली बात किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ई पे। और दूसरी बात जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा? वो इस एरिया पे, है ना। कम एरिया से जा रहा है कि ज़्यादा एरिया से जा रहा है? अगर ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा एरिया से ज़्यादा फील्ड जा रहा है, फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो दोनों को मिलाकर होगा, ये नहीं कि एरिया बड़ा है और फील्ड बहुत थोड़ा है, दोनों को मिलाकर होगा। यानी कि जो फ्लक्स है एक तरह का वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्टली है और आपके एरिया के भी डायरेक्टली है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितना ज़्यादा एरिया आएगा फ्लक्स उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। बट एक चीज़ और इसमें नोट करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेंगे? यहाँ तो क्या है कि डायरेक्शन है तो हमने ये ई ले ली, बट अगर कोई एंगल आ जाता तो है। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहीं से कि मान लो ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ऐसे हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास तो ये भी हो रहे हैं, बट मैं ये ई तो नहीं ले सकता यहाँ पे टोटल। क्यों? क्योंकि हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है? जो एरिया वेक्टर के साथ है। तो ध्यान दो, यहाँ अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा एन कैप, तो वो ये आएगा। अब इसके साथ तो कोई फील्ड ही नहीं है, फील्ड तो इधर है, तो 11th का कंसेप्ट इस्तेमाल करो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब एन कैप के साथ ई मान लो एंगल बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है बेटा? थीटा। तो ई को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक इधर और एक इधर, है ना। तो जो इधर वाला कंपोनेंट है जो मैंने इस तरफ लिया है एन के साथ, वो कौन सा कंपोनेंट है? ई कॉस थीटा। और जो मैंने दूसरा कंपोनेंट लिया है वो कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला
ई साइन थीटा, ये कंपोनेंट बड़ा आसानी से आपको आते हैं, जिसके साथ एंगल है वो कोस हो जाता है, जिसके साथ एंगल नहीं है वो साइन हो जाता है, पहले पढ़ा हुआ है। तो जब इस केस में हम फ्लक्स निकालेंगे, तो इस केस में जब फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ई कॉस थीटा, और साथ में क्योंकि एरिया आ जाएगा इनटू में ए, तो फाई क्या हो जाएगा बेटा, ई ए कॉस थीटा, या इसको आप लिख सकते हो ई डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए बताया है कि जब भी फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेंगे, जो एरिया वेक्टर के साथ है, यानी कि फाई क्या हो जाएगा बेटा, ई डॉट ए। क्लियर है आपको? तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, और जो बेसिक बात मैंने बार बार बता रहा हूँ वही कि एंगल एंगल एंगल, क्योंकि गलतियाँ बहुत होती हैं। अब फाई निकल गया हमारा, ई डॉट ए, तो तुम बताओ जल्दी से मुझे, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, गलत, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये। याद करो 11th का कंसेप्ट, ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता था, स्केलर, जैसे वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, है ना। तो ये क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब कहेंगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, अभी तो आप डायरेक्शन की बात कर रहे थे, आप कह रहे हो स्केलर हो गया। तो बेटा याद करो, मैंने डायरेक्शन की जो बात की है वो सिर्फ एरिया वेक्टर के लिए की है, फ्लक्स के लिए नहीं। फ्लक्स तो डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट तो स्केलर आता ही आता है। तो फ्लक्स क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना बड़ा ध्यान से। और अगर मान लो मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो यूनिट क्या आएगी इसकी, बोलो, यूनिट निकालने में तो माहिर हो आप सब लोग। ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन, है, न्यूटन नहीं होती थी, न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर, इनटू में मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, वोल्ट मीटर, वी कैपिटल एम स्मॉल। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, डायमेंशंस क्या होंगे, तो डायमेंशंस क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया था, MLT - 3 A - 1, एरिया का होता है L2 इंटू L L3 T - 3 A - 1, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो ये आया हमारे पास बेटा, यूनिट क्या होंगे, डायमेंशन क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी है। एक छोटा सा इसके अंदर लेंगे एग्जांपल इसके स्पेशल केस का, और उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे इसके, और फिर ये टॉपिक बिल्कुल फराटेदार आपको आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना। और जो स्पेशल केस करवाने जा रहा हूँ वो भी ध्यान से समझना, क्योंकि अभी आप गलती करने वाले हो जो मैंने बताई हैं पीछे। क्या है वो, देखो गलतियाँ आपकी अभी दिखाते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट, स्पेशल केस फर्स्ट क्या है, अगर मैं मान लूँ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, देन बताओ भाई थीटा कितना होगा। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, हाँ 90 डिग्री, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। यही गलतियाँ हैं, यही मैं गलतियों की बात कर रहा था। थीटा किस किस के बीच में लेना है बेटा, थीटा लेना है जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच में लेना है, थीटा लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। और एरिया वेक्टर कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एंगल कितना हुआ 0। कैसे, देखो ऐसे, ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हो गया परपेंडिकुलर। क्योंकि ये एंगल तो 90 है, ये बात सही है, प्लेन के साथ एंगल 90 है, बट
एरिया वेक्टर तो ये है और हमें एंगल एरिया वेक्टर से लेना है, हमें प्लेन के एंगल से मतलब नहीं है। तो ये बड़ा ध्यान जो देने वाली बात है, वो परपेंडिकुलर की तरफ मत जाओ, तुम देखो कि एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना है। थीटा कितना आया 0, इसलिए फ्लक्स कितना आएगा ई ए कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो फ्लक्स हो गया ई ए। यानी कि आपका मैक्सिमम फ्लक्स कब जुड़ेगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर। अगर मैं मान लूँ पैरेलल टू द सरफेस हो जाए तो तुम तुरंत बता दोगे अब तो थीटा कितना होगा 90। कैसे, ऐसे, ये सरफेस हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बना दी, ई ऐसे है ना, ये सरफेस है, ये पैरेलल, तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। एंगल 90, कॉस 90 कितना 0, तो फ्लक्स हो गया ई ए कॉस 90 इंटू 0, यानी कि फ्लक्स हो गया 0। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा तो फ्लक्स 0 आएगा। यानी कुल मिला के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आई थिंक आपको ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके न्यूमेरिकल रहते हैं तो 2-4 न्यूमेरिकल देखेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपने ये नोट करना है पॉज करके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और इसको बेटा अच्छे से नोट करके अच्छे से पढ़ो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।